वेलकम टू द एमिनेंट इंस्टीट्यूट। मैं हूं आलोक द्विवेदी। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। तो हम इसी टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान होता क्या है? सामान्य विज्ञान मतलब विज्ञान का वह हिस्सा जो एक सामान्य व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक हो, वो होता है सामान्य विज्ञान। ठीक है, हम इसे उतना पढ़ेंगे जितना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक हो। इससे ज़्यादा हम इस पर कोई डीप रिसर्च नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब विज्ञान को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। इसमें हम पदार्थ, ऊर्जा और इनके आपसी सहसंबंधों का अध्ययन करते हैं। दूसरा पार्ट हो गया केमिस्ट्री। इसमें हम मैटर के स्ट्रक्चर, उस पर पड़ने वाले प्रभावों का और अध्ययन करते हैं। तीसरा हो गया बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। इसमें हम जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, वो आगे कैसे बढ़ रहा है, उसमें इवोल्यूशन कैसे हो रहे हैं और उसका संहार कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? जीव विज्ञान में। इसके बाद ये तो हो गए विज्ञान के मूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब इनका प्रयोग जहाँ किया जाता है वो क्या हो गया? अप्लाइड साइंस। तो अप्लाइड साइंस में आते हैं आपके अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, अर्थ साइंस, टेक्नोलॉजी जितनी भी प्रकार की हो गई, वो सब किस में आते हैं? अप्लाइड साइंस में। हम एक एक पॉइंट पे एक एक चर्चा करते जाएंगे डिटेल में, जितना आपके लिए आवश्यक है। तो शुरुआत करते हैं हम फिजिक्स से। जो फिजिक्स वर्ड है वो फ्यूसिस शब्द से बना है। ठीक है, फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर या प्रकृति। प्रकृति, पूरा का पूरा ब्रह्मांड प्रकृति है। हम जितनी चीज़ें देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सब किस में आती हैं? प्रकृति में, नेचर के अंतर्गत वो आती हैं। अब जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं उनका कोई न कोई आकार होगा, रंग होगा, रूप होगा, तो वो क्या कही जाएंगी? पदार्थ या मैटर। वो हमें दृश्य होती हैं। और दूसरी चीज़ें जो हमें दृश्य नहीं है, जिन्हें हम नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो क्या हो गई? इनविजिबल। उसे हम साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? एनर्जी या ऊर्जा। जैसे कि आप किसे नहीं देख सकते हो? ध्वनि आप सुन सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। लाइट हो गई, लाइट आप देख नहीं सकते। ठीक है, आप लाइट के कारण जो दृश्य चीजें हैं उन्हें आप देख सकते हो। तो लाइट क्या है? एक एनर्जी है। ठीक है, तो फिजिक्स से क्या हुई? विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य या पदार्थ और ऊर्जा और इनके सहसंबंधों की व्याख्या करती है, वो क्या हो गई? फिजिक्स। तो अब देखो, फिजिक्स को 2 भागों में मूल रूप से बांटा गया है। एक हो गई क्लासिकल फिजिक्स यानी परंपरागत भौतिकी, और दूसरी हो गई मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी। क्लासिकल फिजिक्स का जो टाइम पीरियड है वो 1900 ईस्वी से पहले का पूरा टाइम पीरियड क्लासिकल फिजिक्स में माना जाता है। और 1900 के बाद का जो भी साइंस है वो किस में है? मॉडर्न फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स के फादर कहे जाते हैं सर आइजक न्यूटन। इन्होंने फिजिक्स में बहुत योगदान दिया है, कई सारे इन्वेंशन किए हैं, इन गुरुत्व का सिद्धांत दिया है, गति के सिद्धांत दिए हैं और भी कई सारे। और उसके बाद क्या होता है? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन कहे जाते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने क्या दिया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत। सापेक्षिकता के सिद्धांत से पहले मूल रूप से 2 सिद्धांत थे। एक था प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, और दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन
द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? एंटोनी लेवोसियर ने। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमें यह बताता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता, न ही उत्पन्न किया जा सकता, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। और जो परिवर्तन होते हैं दोनों केसेस में, वो किसमें होते हैं? एक क्लोज इन्वायरमेंट में। ठीक है। लेकिन आइंस्टीन ने जब इन्हें पढ़ा, निष्कर्ष निकाला, इस पर रिसर्च किया, तो उन्हें कुछ और समझ में आया। तो उन्होंने क्या दिया? सापेक्षिकता का सिद्धांत। सन 1905 में उन्होंने दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत ये बोलता है कि न तो एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत अकेले आइडल है, न ही मास कंजर्वेशन का सिद्धांत अकेले आइडल है। ये दोनों म्यूचुअली मिलके संरक्षण का सिद्धांत देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनके अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। और उसी का जो सिद्धांत है वो क्या कहा जाता है? सापेक्षिकता का सिद्धांत। इसमें एक फार्मूला इन्होंने दिया था, E इक्वल्स टू mc², जहाँ पे E स्टैंड्स करता है एनर्जी के लिए, m स्टैंड करता है मास के लिए, और c स्टैंड करता है स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग। c एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है। तो इसे कहा गया सापेक्षिकता का सिद्धांत। सापेक्षिकता का सिद्धांत विज्ञान के जगत में एक रिवॉल्यूशन साबित हुआ। ये एक क्रांति है। इस सिद्धांत के बाद पूरी की पूरी फिजिक्स ही बदल गई। और उसके बाद जो फिजिक्स में बदलाव हुए, जो नए रिसर्च हुए, वो सब कहे जाते हैं किसमें? मॉडर्न फिजिक्स में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्योंकि बिना क्लासिकल फिजिक्स पढ़े हमें मॉडर्न फिजिक्स नहीं समझ आएगी। बेस क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स को भी मूल रूप से 6 भागों में बांटा गया है। एक हो गई मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। इसके अंतर्गत हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं, मोशन यानी गति, और इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र। गति के सिद्धांत, घूर्णन, गति, ये सारी चीज़ें, लिफ्ट वगैरह, ये सारी एग्जाम्पल से आपको क्लियर करूँगा मैं। और इंस्ट्रूमेंट, जितने भी तरीके के यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? मैकेनिक्स के अंतर्गत, यांत्रिकी के अंतर्गत। दूसरा है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों को पढ़ते हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, लेंस पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे, ह्यूमन आइज पढ़ेंगे। तीसरा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी। इसमें हम ऊष्मा के प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, ताप कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत में हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इसमें हो गया कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, मोटर, जनरेटर, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और फिर आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय। विद्युत का जो चुंबकीय प्रभाव होता है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें, मैग्नेट के बारे में, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। फिर अंतिम पार्ट आता है फ्लूइड डायनेमिक्स यानी द्रव गतिकी। इसमें हम द्रव के बारे में, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये सारी चीज़ें द्रव की पढ़ेंगे। फ्लोटेशन कैसे होता है, जहाज पानी में कैसे तैरते हैं, बर्नौली के सिद्धांत पढ़ेंगे, कैपिलरीज, केशिका। तो ये सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे? फ्लूइड डायनेमिक्स में। हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे एक एक चीज़ एग्जाम्पल के हिसाब से और प्रैक्टिकल लाइफ के एस्पेक्ट से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, क्लासिकल फिजिक्स में ये जो 6 टॉपिक मैंने आपको गिनाए हैं, इनमें आज कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बर्नौली ने जो सिद्धांत दिया वो आज भी चल रहा है।
यांत्रिकी में जो सिद्धांत न्यूटन ने दिए थे वो सब आज भी काम कर रहे हैं। उष्मागतिकी में जो सिद्धांत थे, विकिरण, संवहन, चालन, जो भी होता था, ताप, तापमापी कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें पहले भी चल रही थी, वैसी आज भी चल रही हैं। माइकल फैराडे ने विद्युत से संबंधित जो नियम दिए थे वो सारे आज भी चल रहे हैं। इनमें अब सैचुरेशन आ गया है, यहाँ पे कोई रिसर्च नहीं हो रही है, ये टॉपिक अपने आप में पूर्ण हो चुके हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, क्लासिकल फिजिक्स। आते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे। मॉडर्न फिजिक्स मतलब जिसमें अब काम हो रहा है, जहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, सबसे तेज गति से काम हो रहा है, दैनिक जीवन में जो ज़्यादा उपयोगी है वो सब किस में आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में एक आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर की संरचना में इलेक्ट्रॉन भी होता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सारी चीजें होती हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या प्रभाव होता है, हम उसी के बारे में इसमें पढ़ते हैं। ये मूल रूप से पूरे तरीके से सेमी कंडक्टर पर आधारित होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हिस्सा है वो पूरे तरीके से किस पर आधारित है, सेमीकंडक्टर पर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा चीज होता है जो, देखो अभी आपने, जब आप इलेक्ट्रिक पढ़ोगे तो वहां पे आप क्या पढ़ोगे, एक कंडक्टर, सुचालक, मतलब जो विद्युत का पूर्ण चालक होता है। दूसरा आप क्या पढ़ोगे, रजिस्टर, सॉरी, इंसुलेटर, जो कुचालक होता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो न तो रजिस्टर होता, जो न तो इंसुलेटर होता और न ही कंडक्टर होता है, वो क्या होगा, बीच में इनके होता है, वो होता है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। इसमें रेजिस्टेंस भी होता है और कंडक्टिविटी भी होती है। तो पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो किस पर टिकी हुई है, सेमीकंडक्टर पे। इनका यूज जहां जहां भी होता है वो सब किस में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। जैसे आप देखो सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ होता है, टीवी में, रेडियो में, आपके घरों में, मोबाइल हो गए। मोबाइल में देखो आज कितनी उन्नति हो रही है। टीवी आप देखो, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे, अभी कलर टीवी आने लगे, उसके बाद फ्लैट टीवी आने लगे, है ना। रेडियो, एएम एफएम, अब तो धीरे धीरे रेडियो का क्रेज ही खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी चल रहा है। दूसरा मोबाइल, मोबाइल में देखो कितनी उन्नति हुई। पहले लैंडलाइन होता था जहाँ एक डायलर और एक रिसीवर होता था, आप बात करते थे, मैसेज वगैरह भी नहीं भेज सकते थे उसमें से। अभी क्या है, फिर मोबाइल आया कीपैड वाला, अभी टच स्क्रीन वाले आए, आप स्क्रीन को टच करके चलाते हो, सबके हाथ में टच स्क्रीन ही होगा अभी। इससे भी आगे बढ़ गए, अब इन्हें टच करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये वॉइस कमांड पे काम करते हैं, गेस्चर पे काम करते हैं, है ना। तो कितना डेवलपमेंट इनमें हो रहा है, पिछले 100 सालों में ही ये सारा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ। सबसे हॉट टॉपिक इस समय पर रोबोट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेंशन हो रहा है। रोबोट, रोबोट क्या होता है, इसे यंत्र मानव इसे बोलते हैं। ये एक निश्चित काम के लिए बनाया जाता है, या मल्टीपर्पज भी हो सकता है। अगर रोबोट का हम शुद्ध हिंदी देखें तो उसको बंधुआ मजदूर बोला जाता है, हिंदी में उसका शुद्ध हिंदी मीनिंग होगा बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर मतलब हम जिसको मजदूरी के बदले में कुछ भी पे नहीं करते, तो रोबोट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। थोड़ा सा रोबोट के बारे में हम देख लेते हैं। रोबोट कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। दुनिया का सबसे पहला रोबोट 1913 में बनाया गया था और उसे नाम दिया गया था जॉर्ज। जो भारत का पहला रोबोट था वो, उसका नाम था ब्रावो। ये सारे पॉइंट आप नोट करते जाना, इम्पॉर्टेंट है, और आगे जब हम रोबोटिक्स पढ़ेंगे तो हम इन पर और चर्चा करेंगे। देखो नागरिक कौन होता है किसी देश का, जो इंसान होता है उस देश का रहने वाला होता है, वो उस देश का नागरिक होता है और उसे नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, लेकिन 2017 में पहली बार एक रोबोट को नागरिकता प्रदान की गई, और उस रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला देश कौन था, सऊदी अरेबिया। और रोबोट का नाम क्या है, सोफिया।
और इस रोबोट को बनाया किसने है? हांगकांग की एक कंपनी ने। मतलब 2017 में हांगकांग की एक कंपनी ने सऊदी अरेबिया के लिए एक सोफिया नाम का रोबोट बनाया, और वो इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट था, वो इतना काबिल है कि उसे नागरिकता दी गई। और नागरिकता के साथ ही साथ सोफिया पहली रोबोट है जिसे यूनाइटेड नेशंस का चैंपियन अवार्ड दिया गया सन 2017 में ही। यूनाइटेड नेशन का चैंपियन अवार्ड अभी तक सिर्फ मनुष्यों को मिलता था, लेकिन 2017 में एक रोबोट को भी दिया गया। यही नहीं, न्यूजीलैंड में अभी जनरल इलेक्शन जो संपन्न हुए हैं उसमें एक रोबोट चुनाव भी लड़ा था, कैंडिडेट भी था इलेक्शन का। दूसरा, रोबोट का और भी उपयोग हो रहा है। रोबोट का आजकल हर जगह उपयोग बढ़ रहा है। रोबोट का यूज एज अ पुलिस भी किया जाता है। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन यूएई एक कंट्री है, यूनाइटेड अरब अमीरेट, संयुक्त अरब अमीरात, जहां पर रोबोट को एज पुलिस भी किया गया है, अपॉइंट किया गया है उसे, और उसको नाम क्या दिया गया है? रोबो कॉप। अपने भारत में भी रोबोट का पुलिस सेवा के लिए यूज किया जा रहा है। इंदौर सिटी में, इंदौर सिटी की पुलिस ट्रैफिक में एक रोबोट पुलिस का यूज करती है। ठीक है, तो ये सारी किसमें हुई? ये देखो आज सब कुछ चल रहा है, तो ये क्या हुआ? मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी नाभिकीय भौतिकी। इसमें हम किसी भी परमाणु के नाभिकों के बारे में पढ़ते हैं। नाभिकों का संलयन होता है, विखंडन होता है। ठीक है, तो इसमें इसका मेडिसिन में बहुत यूज किया जा रहा है, हाइड्रोजन बम बनाने में यूज किया जा रहा, परमाणु बम बनाने में किया जा रहा, और अच्छे काम में भी किया जा रहा है। परमाणु रिएक्टर जो बन रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर जिनसे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, वो सब भी न्यूक्लियर फिजिक्स के ही अंतर्गत आते हैं। देखो, जो विखंडन होता है, न्यूक्लियर फिजन, विखंडन, इसमें किसी भी परमाणु के दो नाभिक, एक नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बंटता है। इस सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? एटम बम बनाने में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। जो फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु का संलयन, इसमें दो हाइड्रोजन के अणु मिल करके एक हीलियम का अणु बनाते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका प्रयोग कहाँ होता है? हाइड्रोजन बम बनाने में। और फ्यूजन के ही बेस पे जो सूर्य हैं या तारे हैं वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उनमें क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन की ही घटना होती है। अब इसी के अंतर्गत एक और टॉपिक आता है, आइसोटोप्स, समस्थानिक। एक्चुअल में समस्थानिक और समभारिक दो चीजें होती हैं। किसी भी तत्व का जब परमाणु क्रमांक एक हो और उसका मास अलग अलग हो तो वो क्या हो जाते हैं? समस्थानिक। और जब उनका भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो तो वो क्या हो जाते हैं? समभारिक। ठीक है, तो इनका कई तरीके से प्रयोग किया जा रहा है आज के समय में। जैसे C14 क्या है? एक आइसोटोप है कार्बन का, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 14 है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी जीवाश्म की आयु का पता लगाने में, कार्बन डेटिंग टेक्निक इसको कहते हैं। कोबाल्ट 16 एक समस्थानिक है, इसका प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। सोडियम 14 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बॉडी में ब्लड क्लॉट का पता लगाने में किया जाता है। तो इस तरीके से मेडिकल साइंस में आइसोटोप्स का बहुत ही तेजी से यूज किया जा रहा है। इसके बाद हम और आगे का देखते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। अगर आपको समझ आया है तो बाकी आगे का हम देखेंगे, एक एक चैप्टर डिटेल में हम करते जाएंगे। और मैं आपको जितना भी यहाँ कराऊंगा, किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
बस कोशिश ये करना कि रटने से ज़्यादा समझने पे फोकस करना। तो थैंक यू।